नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी साथियों का एक स्मार्ट स्टडी पर। साथियों, आज है 27 जून 2024 और आज एसएससी सीपीओ का पेपर था जिसका पहले शिफ्ट का पेपर हो चुका है। और आज की इस क्लास में आज पहले शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चन आंसर को देखेंगे, 100% रियल और ऑथेंटिक क्वेश्चंस। तो जो साथी लोग आज पहले शिफ्ट में पेपर देकर आए हैं वो तो मिला लीजिए कि आपने जो पेपर में आंसर किया वो सही है या गलत है। और जिनका पेपर अभी होने वाला है साथियों, उनके लिए रामबाण क्लास है, क्योंकि कई सारे क्वेश्चंस आपके शिफ्ट में आपको रिपीट होते हुए देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो आप ये हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए कि आपका पेपर कब है और किस शिफ्ट में है। चलिए तो क्वेश्चंस देखते हैं। तो साथियों ध्यान से देखिए, जैसे कि आज के पहले शिफ्ट में क्वेश्चन तो आपसे ये पूछा गया था कि भूपेन हजारिका को भारत रत्न किस वर्ष मिला था। तो ध्यान से देखिएगा, भूपेन हजारिका को भारत रत्न 2019 में मिला था। देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा 2019। ठीक है। एक क्वेश्चन था, मेगास्थनीज किसके दरबार में रहते थे। तो भाई देखिए, मेगास्थनीज जो है ये किसके दरबार में रहते थे। तो मेगास्थनीज जो है ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे और ये चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहते थे। तो करेक्ट आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन पूछा था, असद अली खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। साथियों ये सारा टॉपिक आपको हमारा जो सेकंड चैनल है स्मार्ट स्टडी 2.0 में मिल जाएगा। स्मार्ट स्टडी 2.0 जो हमारा नया वाला चैनल है, वहां पर आपको सारे टॉपिक के मिल जाएंगे। जनगणना, पंचवर्षीय योजना, लोक नृत्य, शास्त्र नृत्य, वाद्य यंत्र, उनके वादक, इसके अलावा पंचवर्षीय योजना, ये सारा टॉपिक आपको वहां मिल जाएगा। आप लोग देख लेना, वहां से देखकर जाओगे तो कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। तो देखिए, असद अली खान जो है ना, इनका संबंध है साथियों रुद्रवीणा से। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता रुद्रवीणा। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि पूर्व की घाटी की औसत ऊंचाई कितनी है। अब भाई ये आपको साथियों ऑप्शन के अनुसार बनाना था, क्योंकि देखिए पूर्व की जो घाटी है इसकी तो औसतन ऊंचाई 650 मीटर है, कहीं कहीं 600 मीटर भी आपको लिखा हुआ मिलता है। तो 600 से 650 मीटर के आसपास जो भी आपको ऑप्शंस दिया हुआ था वो आपका करेक्ट आंसर हो जाता। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ था। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि भीमबेटका की गुफाओं में किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। अब देखिए, ये जो भीमबेटका की गुफाएं हैं ये तो साथियों मध्य प्रदेश में है, लेकिन आपसे सीधे ये नहीं पूछा था, बल्कि आपसे पूछा था कि भीमबेटका की गुफाओं में किस प्रकार के चित्र बने हुए हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर हो जाता शैल चित्र, जिसको आप बोलते हैं रॉक पेंटिंग। आगे देखिए, क्वेश्चन ये था कि संविधान के अनुच्छेद 280 का संबंध किससे है। तो साथियों हजारों बार मैंने आपको पढ़ाया है कि साथियों भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 जो है उसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। तो देखिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाता वित्त आयोग का गठन। आई होप आप सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया होगा। देखिए आगे एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि इनमें से कौन सा एक उड़ीसा का लोक नृत्य नहीं है। अब साथियों ये क्वेश्चन आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। ठीक है। अब इसका ऑप्शन मुझे मिल नहीं पाया है। जैसे कि देखिए उड़ीसा का नृत्य जो है उसमें से एक आपका तो ओडिसी है। ठीक है। एक देखिए, एक आपके ओडिसी है, एक छऊ है, एक गोटीपुआ है। इसी प्रकार कई सारे लोक नृत्य हैं उड़ीसा के। अब ये क्वेश्चन जो है आपको ऑप्शन के अनुसार बनाना था। एक क्वेश्चन था खेलो इंडिया यूथ गेम्स। देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुल कितने खेल शामिल थे। तो भाई खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 में कुल कितने खेल शामिल थे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता 26। और सबसे अधिक पदक अगर आने वाले शिफ्ट में पूछे कि किस राज्य ने जीता था तो याद रखिएगा महाराष्ट्र राज्य ने। ठीक है, कुल 158 पदक। चलिए आगे देखिएगा, आगे एक क्वेश्चन था शैलेंद्र वंश का संबंध किस धर्म से था। बड़ा ही डीप क्वेश्चन था ये। तो देखिए शैलेंद्र वंश का संबंध जो है ना ये किस धर्म से था। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म से। तो आई होप आप सभी ने भी इस क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही किया होगा साथियों, बौद्ध धर्म से। आगे देखिए क्वेश्चन ये था कि बैडमैन बुक के लेखक कौन है। अब बैडमैन इस बुक का लेखक आपसे पूछा था कि कौन है। तो करेक्ट आंसर इसका गुलशन ग्रोवर हो जाता। ऑप्शन में गुलशन ग्रोवर दिया हुआ था, जो कि आपका करेक्ट आंसर हो जाता। साथियों आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करते चलना और देखिए अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करना। अभी साथियों आपका एसएससी सीएचएसएल का पेपर होने वाला है 1 तारीख से, उसका भी संपूर्ण एनालिसिस करवाएंगे। इसके अलावा उसकी तो जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी आपको करवा रहा हूँ ऑलरेडी चैनल में, तो उनको आपको देख के जाना है पेपर देने। ठीक है।
एक क्वेश्चन था वास्को डिगामा किस देश का निवासी था। तो साथियों वास्को डिगामा जिनको भारत का खोजकर्ता माना जाता है, ये पहली बार भारत 1498 में आए थे और भारत के कालीकट में इन्होंने कदम रखा था, जिसको वर्तमान में कोझिकोड के नाम से जाना जाता है, जो कि केरल में है। ये तो आपको पता है। लेकिन वास्को डिगामा जो है ये किस देश का निवासी था, ये आपसे पूछा था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता पुर्तगाल का। आगे देखिए क्वेश्चन था गाइड पुस्तक के लेखक कौन है। तो भाई गाइड इसके लेखक आपसे डायरेक्टली पूछा था, आप लोगों ने आसानी से आंसर किया होगा आर.के. नारायण। देखिए जो गाइड पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो आर.के. नारायण इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर आपका हो जाता। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन ये था कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा किस महीने में मनाया जाता है। तो भाई हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा किस महीने में मनाया जाता है। वैसे तो हम अक्टूबर में दशहरा देखने सब कोई देखते हैं। दशहरा को दुर्गा पूजा के नाम से भी जाना जाता है, जो कि पश्चिम बंगाल में बहुत ही ज़्यादा फेमस है। हालांकि पूरे भारतवर्ष में ही दशहरा मनाया जाता है, लेकिन वेस्ट बंगाल में सबसे अधिक फेमस है। अब देखो हिंदू कैलेंडर के अनुसार दशहरा जो है वो आश्विन महीने में मनाया जाता है साथियों। तो आश्विन महीना यहाँ आपका करेक्ट आंसर हो जाता। एक क्वेश्चन और था हिंदू पंचांग से, और क्वेश्चन ये था कि हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली किस महीने में मनाया जाता है। तो साथियों दीपावली कभी अक्टूबर में भी मनाया जाता है, नवंबर में भी पड़ता है। ये तो कैलेंडर अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार होता है, लेकिन हिंदू पंचांग के अनुसार ये कार्तिक महीने में ही मनाया जाता है। तो याद रखना हिंदू पंचांग के अनुसार दीपावली ये किस महीने में मनाया जाता है, तो भाई कार्तिक महीने में मनाया जाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि ये पूछा था आपसे कि चोलम नृत्य का संबंध किस राज्य से है। तो साथियों ध्यान से देखिए जो नृत्य है चोलम ये किस राज्य से संबंधित है। तो याद रखिए चोलम नृत्य का संबंध जो है ये मणिपुर से है। तो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर आपका हो जाता मणिपुर। आगे देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 का संबंध किससे है। तो साथियों अनुच्छेद 153 ये आपको पता होगा, चैनल के अंदर कई सारे आर्टिकल्स के वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो देखिए भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 का संबंध राज्यपाल से है। देखिए प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 153 में किया गया है। आगे एक क्वेश्चन था कि संविधान के किस अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद जो होते हैं ये लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 75 का खंड 3, याद रखना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन आपसे ये पूछा था कि इनमें से किसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A का 1 में नहीं है। अब साथियों ये तो आपको बाय ऑप्शन बनाना था, इसका ऑप्शन मुझे नहीं मिल पाया था। आगे देखिए क्वेश्चन ये भी था कि मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। तो भाई देखिए मौलिक कर्तव्य का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 51 का ए में है साथियों, जिसमें कुल 11 प्रकार के मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान किया गया है। मौलिक कर्तव्यों की बात करें तो इसका प्रावधान संविधान के भाग 4 का ए में है, और इसको 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में भारतीय संविधान में जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। आगे देखिए इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन ये था कि मुद्रा में एम का तात्पर्य क्या होता है। ठीक है, तो मुद्रा इसको हम हमेशा पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स में, और मुद्रा का फुल फॉर्म में जो एम होता है इसमें इसका मतलब क्या होता है। तो सबसे पहले मुद्रा का फुल फॉर्म आपको जानना चाहिए। तो मुद्रा का फुल फॉर्म होता है माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड देखिए रिफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, तो इसमें एम का मतलब होता है माइक्रो। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका हो जाता माइक्रो। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन ये था स्वर्णिम चतुर्भुज की कुल लंबाई कितनी है। अब साथियों स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत भारत के 4 महानगरों को जोड़ा जाता है, और इसकी कुल लंबाई अगर किलोमीटर में पूछे तो 5800 किलोमीटर है, और अगर मील में देखें तो 3600 मील है। ठीक है, तो आई होप आप सभी ने इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट किया होगा। साथियों वीडियो को सभी साथी लाइक जरूर करते चलना। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन था ड्रिबलिंग का संबंध किस खेल से है। तो भाई ड्रिबलिंग की बात करें तो देखिए ड्रिबलिंग का संबंध जो है वो बास्केटबॉल से है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बास्केटबॉल हो जाता। आगे देखते हैं, आगे एक क्वेश्चन ये था कि जैव विविधता अधिनियम 2002 किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। तो वह जैव विविधता अधिनियम जो है ना ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का एक विषय है, और साथियों ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है डायरेक्टली आपसे ये पूछा था। तो इसका राइट आंसर हो जाता अनुच्छेद 48 का खंड ए। ठीक है, आगे एक क्वेश्चन ये था कि स्वयं सहायता समूह कब शुरू हुआ था। तो भाई देखिएगा स्वयं सहायता समूह ये किस वर्ष शुरू हुआ था। तो इसका राइट आंसर 1992-93 अगर ऑप्शन में दिया हुआ था तो ये आपका राइट आंसर हो जाता। आगे बढ़ते हैं, आगे एक क्वेश्चन ये था कि कथा सरित सागर, देखिए कथा सरित सागर ये किस भाषा में लिखी गई है।
डायरेक्टली आपको भाषा पूछा था कि कथा सरित सागर जो है ये भाई किस भाषा में लिखी गई है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर साथियों आपका हो जाता संस्कृत भाषा में। देखिए आगे एक क्वेश्चन ये था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पुणे में अपनी पत्नी के साथ स्कूल किसने खोला था। बहुत ही अंदर से ये क्वेश्चन आपसे पूछा था। तो देखिए विधवा पुनर्विवाह अधिनियम के तहत पुणे में अपनी पत्नी के साथ स्कूल किसने खोला था, तो याद रखिएगा गोपाल हरि देशमुख जी ने, जिनको लोकितवादी के उपनाम से जाना जाता है। ठीक है, तो लोकितवादी गोपाल हरि देशमुख इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाता। एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था। अब ये भी क्वेश्चन आपका ऑप्शन में बना हुआ था, ऑप्शन के अनुसार बनता। 4 ऑप्शन दिए हुए थे, उनमें से एक ऑप्शन तो आपका ये था कि समता को बढ़ावा देना, और ये जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य नहीं था, यही आपका राइट आंसर हो जाता। ठीक है, देखिए अगला एक क्वेश्चन था इनमें से कौन सा एक जड़त्व का नियम नहीं है। साथियों जड़त्व का नियम जो है न्यूटन के फर्स्ट लॉ को हम बोलते हैं, और इसके कई सारे नियम हैं, और ये भी आपके ऑप्शन के अनुसार बनाना था। इस क्वेश्चन का भी मुझे ऑप्शन नहीं मिल पाया है, तो अगर आपको ऑप्शन से याद है तो कमेंट कर देना, मैं आपको आंसर जो है रिप्लाई कर दूंगा। एक क्वेश्चन था जब ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो देखिए जब ठोस सीधे गैस में परिवर्तित होता है तो उसको बाष्पीकरण बोलते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर बाष्पीकरण हो जाता। और देखिए ऊर्ध्वपातन किसको बोलते हैं, तो ऊर्ध्वपातन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा ठोस सीधे द्रव अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। तो अगर आपसे पूछे कि ठोस जब ठोस सीधे द्रव में परिवर्तित होता है तो उसे क्या बोलते हैं, तो उसे ऊर्ध्वपातन बोलते हैं। और अगर आपसे पूछे कि ठोस सीधे गैस में जब परिवर्तित होता है तो उसको क्या बोलते हैं, तो भाई उसको बाष्पीकरण बोलते हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर किस राज्य का है। तो देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता दर आपका बिहार का है, उसके बाद राजस्थान का सबसे कम है। अभी देखिए अगर आपसे पूछे 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षरता राज्य कौन सा है, तो केरल। ये सारा टॉपिक आपको 2.0 चैनल में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग एक एक टॉपिक उठा के देख के जाना, चाहे वो करेंट अफेयर्स का हो, स्टैटिक जीके का हो, हिस्ट्री का हो, ज्योग्राफी का हो, इकोनॉमिक्स का हो, साइंस का हो, सब कुछ आपको वहाँ मिल जाएगा। तो साथियों आपका पेपर कब है, किस शिफ्ट में है, कमेंट बॉक्स में बताना। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन याद है इसके अलावा, हालांकि मैंने लगभग सारे क्वेश्चंस आपको करा दिए जितने क्वेश्चन मुझे मिल पाए थे आज के पहले शिफ्ट के। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।